अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद पाक पढ़िए और रब की 10 रहमतों के मुस्तहिक बनिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा फिर मैं तमाम ही नाजरीन को मरहबा कहता हूँ सिलसिला फन्ने गुफ्तगू में। आज भी 2-3 रूल्स पर हम बात करेंगे और आज के रूल्स भी बड़े अहम हैं और बहुत सारे लोगों के मसाइल का हल निकालने की ढूंढने की कोशिश की जाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम बात करेंगे 2 रूल्स पर। नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर और नंबर 2 गिव द कंप्लीट एंड सिंसियर एक्सप्लेनेशन। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है जब इख्तिलाफ हो जाए तो उसको आपने अपनी गुफ्तगू में किस तरह से सेटल करना है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि गिव द कंप्लीट एंड सिंसियर एक्सप्लेनेशन, उसका मतलब ये है कि सिचुएशन के मुताबिक अपनी गुफ्तगू में सही तौर पर वजाहत दीजिए। सबसे पहला रूल जो आज हमने सीखना है गुफ्तगू के दौरान, जिसका हमें बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है, रूल नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इख्तिलाफ हो जाए तो कैसे बात करनी है और कैसे अपने आप को संभालना है। आगे बढ़ने से पहले ये बात पहले हमें समझनी होगी कि इंसान की जिंदगी इख्तिलाफात से पाक नहीं हो सकती। आप इदारे में काम करते हैं तो बॉस और मातहत के दरमियान इख्तिलाफ होगा, बाज़ औक़ात कुलीग्स में आपस में इख्तिलाफ होता है। इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपस में इख्तिलाफ होगा। इवन कि आप घर में हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होगा। माँ बाप और बच्चों के दरमियान बात बात पर इख्तिलाफ हो सकता है। इसी तरह आप गाड़ी किराए पर लेने के लिए जाते हैं, आप पूछते हैं कितने की मिलेगी, वहां पर भी इख्तिलाफ होगा। आप खरीदारी के लिए जाते हैं, इख्तिलाफ होगा। पहली बात तो ये समझनी है कि इख्तिलाफ राय होना ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें इख्तिलाफ राय का सामना ही न करना पड़े। इसको एक्सेप्ट करें। और बात यह है कि अगर हमारी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो हाउ टू हैंडल इट, इसको हमने सेटल कैसे करना है, इसको हमने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले ये याद रखिए कि जब भी इख्तिलाफ राय होती है और आपस में किसी बात पर 2 लोग डिसएग्री होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो उसको सेटल करने के लिए दोनों का इस बात पर मुत्तफिक होना कि हम दोनों एक दूसरे के खैर खा हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारे 90% इख्तिलाफात की वजह जो कि बुरे नतीजे की तरफ ले जाते हैं वो ये हुआ करता है कि सामने वाला शख्स ये समझता है कि मैं उसके साथ मुखलिस नहीं हूं। 1-2 एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि देखिए, जब आपके पास कोई शख्स आता है और अपनी कोई बात कहता है और हम कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो फौरन वो नेगेटिव थॉट्स के साथ ये सोचता है कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं। अगर मना करते वक्त हम ये अंदाज इख्तियार करें कि आपकी राय क्या मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात को अगर यूं समझ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसको आप ऐसी सिचुएशन पर लेकर आए, उसके जहन में ये बात डालने की कोशिश करें कि अगर मैं आपसे इख्तिलाफ राय कर रहा हूं तो उसकी वजह आपसे मुखलिस ना होना नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपका बुरा चाहना नहीं, बल्कि हम दोनों एक नतीजे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको आप विन विन सिचुएशन भी कह सकते हैं। जब आप सामने वाले को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मेरा आपसे इख्तिलाफ राय करना किसी दुश्मनी या बदनीयती की वजह से नहीं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इख्तिलाफ राय की जो सिचुएशन है वो बॉसेस को बहुत ज्यादा, मैनेजर्स को बहुत ज्यादा
उसका सामना करना पड़ता है। दो लोग हैं, दोनों ही आ गए मैनेजर के पास एक दूसरे की शिकायत लेकर। अब मैनेजर का काम है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया जो कि लाखों लोगों की तहरीक को चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, आपका एक बड़ा ही प्यारा उसूल है और कई मर्तबा आपने रिपीट भी फरमाया। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो आप यकीन करें, आप मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, किसी इदारे के बड़े हैं या किसी भी तरह से कुछ लोगों को आप चला रहे हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि बुनियादी बात जो हमने सीखी, इख्तिलाफ से बचना मुमकिन नहीं। अब उसको मैनेज कैसे करना है? अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि यूं किया जाए, दोनों को पहले अलग अलग सुना जाए। फौरी तौर पर दोनों को सामने बिठा देंगे तो जो चोंचे लड़ेंगी ना, वो फिर शायद संभालना दुश्वार हो जाए। अलग अलग सुने और अलग अलग दोनों को इस बात पर आमादा करें कि दूसरा आपके बारे में पॉजिटिव है, आप भी उसके लिए पॉजिटिव हो। दोनों को पॉजिटिव करें। अब दोनों को मिलकर बैठने की दावत दें और फिर दोनों की सुलह करवाएं। ये बहुत बड़ी एक मैनेजमेंट की स्किल है जो कि बहुत लोग इसमें धोखा खाते हैं, मिस्टेक करते हैं। सामने बिठाकर फौरन ही बगैर सुने आप अपनी राय दे देंगे और दोनों अभी तक पॉजिटिव नहीं है, एक पेज पर नहीं है, तो इख्तिलाफ कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगा। दूसरी मिस्टेक जो मैनेजर्स करते हैं, इवन के माँ बाप भी बच्चों के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहन भाइयों में हो जाता है, औलाद में हो जाता है, तो मिस्टेक करते हैं और वो ये करते हैं कि किसी एक के तरफदार बन जाते हैं। अब दो शख्स अगर आपके सामने हैं और आपने ये शो कर दिया पहले ही से कि देखो मैं तो इस शख्स के साथ हूं, आप यकीन करें दूसरा गलती पर होने के बावजूद आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो फैसला करने वाला है, जिसने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, उसकी ये तरबियत होना जरूरी है कि वो दोनों को ये बावर कराए कि मैं आप दोनों के साथ हूं और हम दोनों तीनों मिलकर एक अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ने में कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, अगर आपके अंदर ये हिम्मत आ गई, हौसला आ गया और आपने अपनी गुफ्तगू को संभाल लिया, तो आपकी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक और बुनियादी चीज है, वो है अपने गुस्से पर काबू पाना। क्योंकि जब भी इख्तिलाफ होता है और दो शख्स आपस में किसी बात पर एक जैसे नहीं होते, आरा मुख्तलिफ हो जाती, दोनों की प्रेफरेंस मुख्तलिफ होती है, तो गुस्सा आ जाता है। हमारी बात अगर किसी ने नहीं मानी तो मुझे गुस्सा आएगा। मैंने एक राय दी और सामने वाले ने उसका इनकार कर दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। कभी भी गुस्से की हालत में रिएक्ट ना करें, बल्कि उसको संभालने की कोशिश करें। बल्कि अब तो स्टडीज यहाँ तक की जा रही हैं कि बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़े राय खूबसूरती होती है। जी हाँ, खास तौर पर जो मुझे ऐसे अफराद सुन रहे हैं जो इदाराती तौर पर काम करते हैं, यहाँ तक रिसर्च की जा चुकी कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर सारे चिल हैं, बिल्कुल पुरसुकून है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग। जरूरी नहीं, लेकिन हो भी सकता है। तो ये रिसर्च के बाद अब लोग क्या करते हैं कि जहां पर बिल्कुल कई महीने हो गए, कोई बात ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, उनके दरमियान इख्तिलाफ राय पॉजिटिव वे में कायम की जाती है, क्रिएट की जाती है, तो आरा को सामने लाया जाता है और फिर उसके बाद उसको पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैं इसकी एक मिसाल दे दूं, हमारे साथ भी होता है, हमारे इदारे में भी होता है। मिसाल के तौर पर एक मशवरा कंडक्ट किया गया और एक जो है वो आइडिया की मजलिस को बिठाया गया और एक जो एग्जीक्यूशन वाले हैं उनको बिठाया गया और एक जनरल सा सवाल डाल दिया गया कि भाई ये बताइए कि मदनी चैनल पर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, एक जनरल से सवाल का जवाब क्या होगा कि नहीं, सब कुछ तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो कमजोरी हो सकती है। अब एक आइडिया वाले कहेगा कि भाई जो हमने आइडिया दिया है वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और एग्जीक्यूशन वाला कहेगा नहीं मैंने तो एग्जीक्यूट किया है। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, इख्तिलाफ हमने खुद क्रिएट किया। अब क्या होगा, दोनों अपने दलाल देंगे कि हमारा ये आइडिया इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो कहेगा नहीं इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। बहरहाल ना सारी चीजें हमेशा दुरुस्त होती है, ना सारी चीजें हमेशा खराब होती है। होता क्या है, जब आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो दोनों की आरा सामने आती है। तो वो जो एक
टारगेटेड एरिया है, वो मशवरा लेने वाले के सामने आ जाता है कि भाई 90% तो सब ठीक था, लेकिन ये वो 10% है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो समझ में आया कि कभी इख्तिलाफ राय बेहतरी के लिए भी क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है, लेकिन ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद लड़वाना नहीं बल्कि पॉजिटिव, ये मशवरा लेने या जो भी बॉस है आपका, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको हैंडल किस तरह से करता है। इसी तरह बहन भाइयों में अगर किसी बात पर इख्तिलाफ राय हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो नेगेटिव हो। भाई घर में कोई भी बात हो रही है कि एक तकरीब है, उसकी तैयारी कैसे की जाए, एक भाई ने एक राय दी, दूसरे ने दूसरी राय दी। अब माँ बाप उनको इवेल्युएट करें, इसकी बात सुने, इसकी बात सुने, इख्तिलाफ राय कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जब इख्तिलाफ राय होगा तो दोनों दलाइल देंगे और उस तकरीब के लिए एक बेहतरीन नतीजे के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आपका स्कूल है, आपकी क्लास है, आप किसी और जगह पर हैं जहां पर इख्तिलाफ राय जाहिर होता है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि इख्तिलाफ राय को हम अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाज़ औक़ात बेवकूफ लोग जलती पर तेल का काम करते हैं। दो शख्स आए थे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनमें अगर 50% कॉन्फ्लिक्ट था तो मैं 70% पर ले जाऊं, 80% पर ले जाऊं। पहले लफ्जा पाई हो रही थी, अल्फाज की जंग थी, और मेरे साथ बैठने के बाद अब हाथापाई हो रही है। तो ये मेरी कमजोरी होगी, ना कि उस शख्स की कि जो मेरे पास अपने इख्तिलाफ को दूर करने के लिए आया है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसमें 2-3 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, अपने नर्व्स पर और अपने गुस्से पर काबू रखिए। नंबर 2, बी पॉजिटिव, इख्तिलाफ राय को अलग जाविये से देखिए, डिफरेंट एंगल से देखिए कि इसके अंदर क्या बेहतरी का पहलू मजीद हो सकता है। और नंबर 3 ये है कि उसको आपने कम कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। हम इख्तिलाफ राय को, कॉन्फ्लिक्ट को अपनी जिंदगी से बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। रूल नंबर 2, आज का दूसरा रूल, और वो रूल है गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अपनी गुफ्तगू में प्रॉपर वजाहत देने की आदत डालिए। बहुत सारे नाजरीन ऐसे होंगे कि बहुत सारे मौके पर किसी से कोई बात कर रहे हैं तो झूठ का सहारा लेते हैं। हम लेट हो गए ऑफिस आने से, बॉस ने पूछा कि क्यों ताखिर से आए, तो बजाय इसके कि सही एक्सप्लेनेशन दे दे, झूठ का सहारा लेते हैं कि ट्रैफिक में फंस गया था। फिर ट्रैफिक में तो रोजाना ही फंसना होता है, आप ताखिर से अपने घर से निकले थे। स्टूडेंट की बात करें तो क्लास में लेट आया, उस्ताद ने पूछा क्यों ताखिर से आए, तो 2-4-5 बहाने जो है वो बने बनाए होते हैं और वो बयान कर दिए जाते हैं। अगरचे चेहरे से उस्ताद पढ़ लेता है, लेकिन हम चूंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते तो बाज़ औक़ात झूठ का सहारा लेते हैं। इसी तरह किसी भी लेवल पर काम ना होने की सूरत में जो काम लेने वाला है हमसे जब कोई सवाल करता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हम लेम एक्सक्यूजेस की तरफ चले जाते हैं। अब यकीन करें, एक तो झूठ बोला शरअन मना है, जैसा झूठ वैसा हुक्म, और इसकी जो शरई खराबियां हैं वो अपनी जगह पर। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपकी जात पर, आपके दिलो दिमाग पर पड़ता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कई अफराद मेरी इस बात से जरूर इत्तिफाक करेंगे। वो ये है कि जब आप सही एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो आप अपने दिलो दिमाग पर बोझ उठाते हैं, क्योंकि अंदर से जमीर तो ये आवाज दे रहा होता है कि यार जो मैं बात कह रहा हूं, काम न करने की सूरत में, लेट आने की सूरत में, किसी भी सूरत में, वो मेरे दिल की आवाज तो नहीं है, हकीकत में तो ऐसा नहीं था। तो हम एक्सप्लेनेशन चूंकि गलत दे रहे होते हैं तो हमारे दिलो दिमाग पर बोझ होता है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर हम उस सिचुएशन में बचने में कामयाब हो जाएं। हो सकता है सामने वाला हमें डांट डपट ना करे और हमारी बात पर यकीन कर ले, लेकिन क्या आपके दिलो दिमाग पर इस बात का बोझ नहीं होता? जी होता है। और ये एक आदत की बात है। जो इस तरह के मिजाज के लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि वो लेम एक्सक्यूजेस करेंगे। आप यकीन करें, आप एक बात अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लें, आज से अपने आप के साथ वादा कर लें
کہ کام نہیں ہوا، میں تاخیر سے آیا، یا کوئی بھی میٹر ہے، صحیح ایکسپلین کر دیں. مثال کے طور پر آپ آج تاخیر سے آ گئے، آپ کی عادت نہیں ہے، آج آ گئے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کا کوئی بھی باس ہے، مینیجر ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ آج میں اپنی سستی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، کل انشاءاللہ میں وقت پر آؤں گا. مدنی مشورہ ہے یا کوئی بھی آپ کی میٹنگ ہے، آپ کے ادارے میں ہے، آپ کے اسکول میں ہے، آپ کی بزنس میٹنگ ہے، اور وہاں پر آپ تاخیر سے پہنچے ہیں، تو بہانہ گھڑنے کے بجائے آپ اپنی ایکچوئل بات کر دیجئے. آپ یقین کریں سامنے والا بھی آپ کو ضرور اپریشیٹ کرے گا، اور آپ کے دل و دماغ پر کسی طرح کا بوجھ بھی نہیں ہوگا. تو دو فائدے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، اور نمبر 2، آپ نے اپنے دل و دماغ پر کوئی نیگیٹو اثر اور بوجھ نہیں چھوڑا. دوسری اور اہم بات کہ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، یا آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں اور آپ کے پاس آ کر کسی طرح کی فیور مانگتا ہے، یہاں پر بھی ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. ہم اس کو ایکچوئل بات ایکسپلین نہیں کرتے، دائیں بائیں کی آئیں بائیں شائیں کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور سامنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کام نہیں کرنا، یہ جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہمارے روب کی وجہ سے، ہمارے عہدے کی وجہ سے، ہمارے بھرم کی وجہ سے خاموش ہو کے چلا جاتا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، یاد رکھیے کہ ہر خاموش ہو جانے والا مطمئن بھی ہو ضروری نہیں. وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا تو گیا، لیکن آپ کی پرسنالٹی کا اس پر امپیکٹ بہت نیگیٹو پڑے گا. تو اپنی گفتگو کے اندر ایکسپلین کریں، جو رائٹ ریزن ہے، جو ایکچوئل ریزن ہے وہ آپ بتا دیجئے. ہر بات آپ پر کرنا یا فیور کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر آپ صحیح ایکسپلینیشن دیں گے تو وہ سامنے والا آپ کو قتل کر دے گا یا مقدمہ کر دے گا. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی عجیب و غریب قسم کی مثال ہے. بچے نے کہا کہ آج ہمیں فلاں جگہ جانا ہے وزٹ کرنے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے. اب اس کو ایکچوئل ریزن دیں کہ بیٹا آج نہیں جا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے. آپ ذرا غور کریں، خاص طور پر جو ہمارے والدین اس وقت مجھے سن رہے ہیں، کہ جب بھی بچہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہم اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم سچی بات کہتے ہیں، ستھری بات کرتے ہیں، صحیح ایکسپلینیشن دیتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے بہانے بناتے ہیں. آپ سے سوال ہے، آپ یقین کریں یہ کر کر کے ہم اپنی پرسنالٹی کو، اپنے دل و دماغ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بوجھ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ بچے کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تو آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہہ دیجئے کہ بیٹا یہ ریزن ہے، اس وجہ سے میں آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سک رہا. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پرسنالٹی پہ بھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا، اور بچے میں بھی کانفیڈنس آئے گا. اور ایک دفعہ صحیح ریزن دینے کے بعد، صحیح ایکسپلین کرنے کے بعد آپ بھی چھوٹے اور بچہ بھی مطمئن ہو گیا. یہی استاد اور شاگرد، باس اور ماتحت کے درمیان، دو کولیز کے درمیان، دو فرینڈز کے درمیان، دوست سے کسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج آجو نا، میں اکیلا فیل کر رہا ہوں، تھوڑا وقت گزارتے ہیں. اس وقت آپ اپنے دوست کو کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں؟ جھوٹا بہانہ بناتے ہیں یا سچی بات کرتے ہیں کہ میں مصروف ہوں، نہیں آ سکتا، گھر پر مہمان ہے، یا کوئی بھی جو ریزن ہے؟ تو ہمیشہ صحیح ایکسپلینیشن دیجئے. انشاءاللہ عز و جل جھوٹ سے بھی محفوظ رہیں گے، دل و دماغ پر نیگیٹو بوجھ سے بھی محفوظ رہیں گے. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ تو ہمیں حدیث پاک کی روشنی میں سبق دیا گیا نا، اور کتنی پیاری بات کہی گئی. اب اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں. ایز اے مسلم ہماری تو بنیادی تربیت ہی یہی ہے کہ سچ جو ہے وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہلاکت دونوں اعتبار سے ہے، اخروی ہلاکت بھی ہے اور دنیاوی ہلاکت بھی. اس صادق و امین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں امتی ہوں کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنا کردار ایسا ظاہر فرمایا کہ لوگ، اگرچہ بعض لوگ آپ پہ اس وقت ایمان نہ لائے، لیکن آپ کو صادق و امین مانا کرتے تھے. تو ایکسپلین کریں، درست ریزن دیں، انشاءاللہ عز و جل
زندگی میں آگے بڑھیں گے اور آپ کی گفتگو کا ایک بڑا ہی خوبصورت یہ پہلو ہوگا. لوگ آپ کی مثال دیں گے یار یہ سچا آدمی ہے, اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے, اگر یہ کام کر سکے گا تو کر دے گا, نہیں کر سکا تو صحیح ایکسپلین کر دے گا اور معذرت کر لے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی گفتگو کو اس پہلو کے اعتبار سے بھی بہتر اور ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.